वेलकम टू आवर क्लासरूम। स्टार्ट करते हैं अपनी अलजेब्रा की नेक्स्ट वीडियो। जैसे कि हमारी लास्ट वीडियो में हमने मैट्रिसेस अपना चैप्टर स्टार्ट किया था और हमने अभी बेसिक देखा था कि मैट्रिसेस होती क्या है, उसके टाइप्स क्या कौन से हैं, और आई थिंक हमने ट्रांसपोज और सब मैट्रिक्स इन चीज़ों की भी डेफिनेशन देखी थी। तो अभी जैसे कि आप देख सकते हैं बोर्ड पे मैंने ट्रांसपोज और कंजुगेट लिखा हुआ है। तो ट्रांसपोज जैसे हमने 12th क्लास में भी पढ़ा है, तो पहले ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इनको देखते हैं और फिर हम देखते हैं कि कंजुगेट क्या होता है और उसकी प्रॉपर्टीज कैसे थोड़ी थोड़ी सिमिलर है ट्रांसपोज से। तो देखिए, अगर लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि ट्रांसपोज क्या होता है कि अगर हम रोज को कॉलम से इंटरचेंज कर दे, जो रोज है उनको कॉलम बना दे और जो कॉलम है उनको रोज बना दे, तो वो हमारा ट्रांसपोज आ जाएगा। तो यही लिखा है मैंने कि अगर मान लो कि ए का ट्रांसपोज ए डैश है और बी का ट्रांसपोज बी डैश है, ओके, तो ये जो हमारी प्रॉपर्टीज मैंने 5 लिखी हुई है ये हमारी सेटिस्फाई होंगी। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि अगर आप ट्रांसपोज करके फिर वापस से ट्रांसपोज करोगे तो वही मैट्रिक्स आ जाएगी। तो ये काफी सिंपल भी है देखना कि अगर आप ध्यान से सोचो कि पहले आपने सारी रोज को कॉलम बना दिया, फिर वापस से जो कॉलम्स थे उनको वापस से रोज बना दिया, तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गई है। तो ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि आप ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करोगे तो वापस आपकी ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाएगी। सेकेंड इज कि अगर आप ए प्लस बी कर रहे हो, दो मैट्रिक्स का सम करके ट्रांसपोज निकाल रहे हो, या फिर आप ट्रांसपोज करके फिर सम कर रहे हो, तो आंसर सेम आएगा। तो अगर मैं कहूँ आपको दो मैट्रिक्स दी हमने ए बी सी डी प्लस कोई दूसरी मैट्रिक्स मैंने ले ली 1 2 3 4, तो सपोज ये ए है और ये बी है। पहले मैं क्या कर रही हूँ, ए प्लस बी करके उसका ट्रांसपोज, तो पहले हम सम कर देंगे इनका। सम क्या आएगा, ए प्लस 1 बी प्लस 2 सी प्लस 3 एंड डी प्लस 4, और इसका ट्रांसपोज करेंगे तो वो हमारा आएगा, इसका ट्रांसपोज आएगा हमारा, रोज को कॉलम में इंटरचेंज कर दीजिए बी प्लस 2 सी प्लस 3 डी प्लस 4, ओके। तो ये हमारा आया है, ये बन गया ए प्लस बी, इसका ट्रांसपोज, क्योंकि मैंने ऊपर ट्रांसपोज लगाया, ओके। अब हम क्या करेंगे, अब मैं पहले इसका ट्रांसपोज निकालती हूँ और इसका ट्रांसपोज निकालती हूँ, तो पहले ये ठीक है ए प्लस बी। अब हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे ए बी सी डी प्लस, अब इसका ट्रांसपोज 1 2 3 4, और अब इनका सम कर दो। अब ये हमारा क्या आएगा, ए डैश प्लस बी डैश, क्योंकि मैंने पहले ट्रांसपोज किया, तो दैट इज इक्वल टू ए प्लस 1 सी प्लस 3 बी प्लस 2 एंड डी प्लस 4। तो आप ध्यान से देखिए क्या ये आपका मैच कर रहा है या नहीं कर रहा, एग्जैक्ट सेम है ना। तो इसका मतलब अगर आप सम करके फिर ट्रांसपोज करो या ट्रांसपोज करके फिर सम करो, तो आंसर आपका सेम आएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि अगर आप किसी मैट्रिक्स की किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, सपोज आपने 2 3 4 कोई भी नंबर लिया, नेगेटिव भी ले सकते हैं, तो किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके फिर आप ट्रांसपोज कर रहे हैं, तो उसका ट्रांसपोज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हमारा जो स्केलर है वो बाहर आ जाएगा और वो ए ट्रांसपोज हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट हमारी क्या है कि अगर आप ए बी का ट्रांसपोज करते हो, पहली बात तो ए और बी कंपेटिबल होनी चाहिए एक दूसरे के साथ, मतलब कि अगर ए का हमारा ऑर्डर सपोज कुछ m क्रॉस n है, तो बी में पहले हमारी नंबर ऑफ रोज n होनी चाहिए, कॉलम कुछ भी हो p, है ना। तो पहली बात तो ये, और अगर हमारा ए और बी का हम ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, दैट शुड बी इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ऑर्डर चेंज हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन के केस में। और इसमें क्या है, ए एन का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज एन, तो पावर आपकी इंटरचेंज हो सकती है कि आप पहले पावर कर रहे हो फिर ट्रांसपोज, या फिर पहले ट्रांसपोज फिर पावर, तो इस केस में भी आपका सेम आएगा। तो अगर आप चाहो तो इसको आप इस वाले मेथड से भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आप क्या कर सकते हो, a इज इक्वल टू बी पुट कर दो, है ना, तो आपका ये वाला मेथड आ जाएगा, क्योंकि क्या आएगा a इंटू ए, मैं इस वाले में पुट कर रही हूँ, इसका ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज,
तो ये क्या हो गया मेरा ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए डैश का स्क्वायर, है ना। तो ये हमारा 2 के लिए हो गया। और इसी तरह से आप क्या कर सकते हो, पीएमआई से, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से आपने 2 के लिए सॉल्व कर दिया, n-1 के लिए मान के चलो, आपने ये मान लिया कि n-1 के लिए ट्रू है, तो n के लिए आप ट्रू कर सकते हो। तो n के लिए आप कैसे दिखाओगे, ए एन का ट्रांसपोज। अब ए एन को आप ऐसे लिख सकते हो ना, an-1 इंटू ए। और यहाँ पे अभी अभी हमने देखा कि अगर कोई दो मैट्रिसेस है तो उनको आप ऐसे लिख सकते हो, तो दैट इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज और an-1 इसका ट्रांसपोज, इस वाली प्रॉपर्टी का यूज करके। और an-1 का ट्रांसपोज हम मान के चल रहे हैं कि किसके इक्वल है, ए ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज की पावर n-1। तो यहाँ पर पावर n-1 और यहाँ पर पावर 1 है, तो दैट इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज की पावर n। तो इस तरह से हमने ये वाली प्रॉपर्टी को भी होल्ड करवा ली। तो जस्ट सेकंड का, इससे ऊपर वाली का यूज है फोर्थ वन का, और हम फिफ्थ वाली कह सकते हैं। तो ये था हमारा ट्रांसपोज। अब देखते हैं कि कंजुगेट क्या होता है। इसको मैं इरेज कर देती हूँ। आई थिंक कंजुगेट हमने अभी तक नहीं पढ़ा है, 12th क्लास में हमने सिर्फ रियल मैट्रिसेस के बारे में ही बात की थी। तो देखो, अब मैं इसको हटा देती हूँ और मैं यहाँ पे लगा देती हूँ ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का ये सिंबल है कि आप ऊपर बार लगा देंगे। तो कोई भी अगर मैट्रिक्स है और उसका ट्रांसपोज, उसका कंजुगेट क्या कहेंगे हम। सपोज मैंने आपको एक मैट्रिक्स दी, सिंपल सी लेते हैं, 1 प्लस आयोटा 2, सपोज यहाँ पे 3 आयोटा, और यहाँ पर कुछ भी ले लो आप 4। तो मैंने अब मैट्रिक्स है ना रियल नहीं ली, कोई कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स ली है। अब इसका कंजुगेट का मतलब क्या है, जैसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हम कंजुगेट में क्या करते हैं, आयोटा की जगह माइनस आयोटा रख देते हैं, वही चीज हम यहाँ पे करेंगे। तो जो ए कंजुगेट होगा दैट इज इक्वल टू, जहां पर भी आयोटा आपको दिख रहा है वहां पर आप माइनस आयोटा पुट कर दो उसकी जगह पर। ओके, तो इसको हम बोलते हैं कंजुगेट। तो आपको कोई पता लग गया कि अगर कोई भी मैट्रिक्स है उसके अंदर आपको जहां पर भी आयोटा दिखेगा तो वहां पर हम माइनस आयोटा रख देने वाले हैं। और अगर मान लो कोई रियल मैट्रिक्स दूं मैं, सपोज बी दी मैंने आपको, वही अभी 1 2 3 4, तो इसमें कोई वो कॉम्प्लेक्स नंबर है ही नहीं, तो इसका बी बार भी सेम ही आएगा। ठीक है, तो अगर हम कहें कि A इज इक्वल टू ए कंजुगेट है, तो इसका मतलब A हमारी रियल मैट्रिक्स है, उसकी सारी एंट्रीज रियल नंबर्स हैं, कहीं पर भी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है। क्लियर? तो आई होप आप लोगों को डेफिनेशन समझ आ गई होगी। अब इसकी प्रॉपर्टीज देखिए, थोड़ी थोड़ी मतलब कुछ प्रॉपर्टीज मैच कर जाएंगे आपकी ट्रांसपोज की तरह से। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है कि आप कंजुगेट का कंजुगेट करोगे तो वापस से वही मैट्रिक्स आ जाएगी। ओके, तो ये इसने क्या कर, देखो पहले आप आयोटा की जगह माइनस आयोटा रखोगे, फिर से आप क्या करोगे, आयोटा की जगह माइनस आयोटा रखोगे 2 बार, तो एक माइनस आएगा, फिर दूसरा फिर से माइनस आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अभी मैंने मैट्रिक्स इरेज कर दी, आई थिंक कुछ भी ले लो आप, 2 मैंने शायद ये ली थी ना, 4। अब इसका एक बार कंजुगेट करो, ये मेरा ए है, ए का मैंने कंजुगेट किया तो 1 माइनस आयोटा 2 माइनस 3 आयोटा 4। एक बार और कंजुगेट कर दो, तो अब जहां पर आपको आयोटा दिख रहा है वहां माइनस आयोटा रखना है, तो ये प्लस हो जाएगा 2 और ये 3 आयोटा, तो देखो वापिस हमारी ओरिजिनल मैट्रिक्स आ गई है। क्लियर? तो ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सेकंड में अगर आप सम करके फिर कंजुगेट कर रहे हो या कंजुगेट करके फिर सम कर रहे हो तो आंसर विल बी सेम। थर्ड थिंग इज इम्पोर्टेंट कि अगर आप कोई स्केलर से मल्टीप्लाई करने के बाद पूरे का कंजुगेट ले रहे हो या फिर स्केलर को अगर आप बाहर निकालना चाहते हो तो स्केलर ऐसे ही बाहर नहीं आएगा, स्केलर भी डिपेंड करेगा कि आपने कॉम्प्लेक्स नंबर लिया या रियल नंबर लिया। तो इस केस में आपका उसका भी कंजुगेट बाहर आएगा जो स्केलर है। ठीक है, तो जैसे कि अभी ट्रांसपोज में तो सेम था कि के ए, इसका अगर आप ट्रांसपोज कर रहे थे तो के
और ए ट्रांसपोज हो रहा था, के पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, है ना। बट यहाँ पे पड़ेगा, यहाँ पर क्या होगा, के का कंजुगेट बाहर आएगा। ये हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है। और इसमें क्या है, ट्रांसपोज में हमारा क्या हुआ था, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज हो गया था, ऑर्डर हमारा चेंज हो गया था। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर क्या होगा, ए का कंजुगेट इंटू बी का कंजुगेट डायरेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी तो सेम ही है ट्रांसपोज जैसी ही, कि आप n पावर करके फिर कंजुगेट करो या फिर कंजुगेट करके फिर n पावर करो, तो आपका आंसर सेम आने वाला। ओके, तो ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज थी। उसके बाद अब हमारी एक नई डेफिनेशन आती है ट्रांसपोज कंजुगेट की। अब मैं इनको ऐड कर रही हूं, ट्रांसपोज कंजुगेट। तो इसको डिनोट करते हैं ए थीटा से, पावर में क्या लगा देंगे, थीटा। तो इसमें आपको जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है कि आपको दोनों चीजें करनी है, ट्रांसपोज भी करना है, कंजुगेट भी करना है। तो आप क्या कहोगे कि जो ए थीटा है वो क्या होगा, या तो ट्रांसपोज करके फिर कंजुगेट कर लो या फिर कंजुगेट करके फिर ट्रांसपोज कर लो। आंसर सेम आएगा बेसिकली, बट मतलब ये है ट्रांसपोज कंजुगेट का। ओके, तो आई होप आप सभी को पता लग गया होगा। और जैसे कि अभी मैं ये वाला एग्जांपल लूं जो भी हम लेके चल रहे थे, ये वाला, और ये मेरी ए है, तो पहले आप इसका ट्रांसपोज करो, प्लस आयोटा 2 3 आयोटा 4, और फिर आप इसका कंजुगेट ले लो, 1 माइनस आयोटा माइनस 3 आयोटा 2 एंड 4। तो ये जो वैल्यू आई है इसको हम ए थीटा ट्रांसपोज कंजुगेट बोलते हैं। क्लियर? या फिर आप पहले कंजुगेट कर लो फिर ट्रांसपोज कर लो, तो आंसर आपका सेम आएगा। ओके, फिर इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे आपने अभी ट्रांसपोज की अलग से देखी, कंजुगेट की अलग से देखी, तो मैं एक बार लिख देती हूँ। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो सेम ही है, देखो ट्रांसपोज का मतलब ए थीटा का थीटा करोगे तो वापिस से ए आएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कि अगर आप a प्लस बी का पावर में थीटा करोगे तो a थीटा प्लस बी थीटा। थर्ड वन इज वही k a थीटा। अभी जैसे कि आपको पता है, देखो ट्रांसपोज किया था तो स्केलर एज इट इज बाहर आ गया था, बट जब हम कंजुगेट कर रहे थे तो स्केलर का कंजुगेट बाहर आ रहा था। तो इसका मतलब यहाँ पर भी उसका कंजुगेट बाहर आएगा, क्योंकि थीटा का मतलब है क्या है, ट्रांसपोज कंजुगेट, है ना। तो ट्रांसपोज से तो कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा था, तो स्केलर पे सिर्फ कंजुगेट का साइन आएगा। नेक्स्ट इज ए बी का थीटा इज इक्वल टू बी थीटा ए थीटा। आपको पता है कि ये पैटर्न क्यों चेंज हुआ है, क्योंकि यहाँ पर ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी की वजह से वो सेम नहीं रह सका पैटर्न। ट्रांसपोज में क्या होता है कि बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज हो जाता है, तो ये प्रॉपर्टी है हमारी। एंड नेक्स्ट इज, ये तो हमारे दोनों के लिए सेम था, तो ये ऐसे ही आएगा ए थीटा एन। क्लियर? तो ये हमारी 5 प्रॉपर्टीज आई हैं, जो कि ट्रांसपोज कंजुगेट। ओके, यस। उसके बाद देखिए, उसके बाद अभी मैं एक बार डिटर्मिनेंट बता देती हूँ। डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। सो बेसिकली डिटर्मिनेंट क्या होता है, काइंड ऑफ फंक्शन होता है। मैं आपको कोई भी फंक्शन दूं जिसमें कि यहाँ पर अगर मैंने कहा कि कोई भी आप मैट्रिक्स रखो, ये एम क्या है, सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस, ऑल मैट्रिसेस। और ऑल भी नहीं, मतलब स्क्वायर मैट्रिसेस होना चाहिए, स्क्वायर का ही हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं। और वो हमें कोई नंबर देता है, कुछ भी नंबर हो सकता है, रियल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। तो
और फंक्शंस भी आ सकते हैं, है ना। तो फिर यहाँ पर ऐसे लिखना है, मतलब मैं क्या ही लिखूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है, सेट ऑफ फंक्शंस भी हो सकता है, तो एस ऑफ एफ लिख देती हूँ, या कुछ भी हो सकता है। तो क्या होगा, ये फंक्शन होता है जो कि आपकी सेट ऑफ मैट्रिसेस को किसी एक नंबर पे जाके आपको दे देता है। तो जैसे कि आप लोगों ने आई थिंक पता भी होगा कि 12th क्लास में हमने क्या किया है कि अगर आपको कोई भी 2x2 की मैट्रिसेस दे दी ए बी सी डी, तो डिटर्मिनेंट का पहली बात तो नोटेशन क्या होती है, नोटेशन दिस, मतलब ये मोड नहीं बोलते, ये बोलते डिटर्मिनेंट ऑफ ए, है ना। तो इसको ऐसे लिखा जाएगा कि ये तो हमारी ए हो गई, बट डिटर्मिनेंट ऑफ ए को ऐसे लिखा जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू इसकी इससे मल्टीप्लाई, देन माइनस का साइन, फिर इसकी इससे मल्टीप्लाई, है ना। तो a इंटू डी माइनस बी इंटू सी, इस तरह से। और अगर कोई 3x3 की है, ए बी सी डी ई एफ जी ई, इसका डिटर्मिनेंट निकालने के 6 मेथड्स है अपने पास। तो अगर मैं एक बार ऐसे लिखूं कि ओके डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, तो ये डिटर्मिनेंट का सिंबल, तो या तो आप फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग, फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो, सेकंड कॉलम, थर्ड रो, थर्ड कॉलम, आप हर एक कॉलम या हर एक रो के हिसाब से निकाल सकते हो, आंसर आपका सेम आएगा। तो अगर मैं कहूँ कि अगर मैं चलो फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग निकाल रही हूँ इसका डिटर्मिनेंट, तो इसके अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं हम, तो मेथड क्या कहता है कि पहले आप ये एलिमेंट लिखो, तो मैंने ये एलिमेंट लिखा, प्लस नॉट प्लस मल्टीप्लीकेशन में इसकी आप पोजीशन देखो कौन सी है, तो इसकी पोजीशन है 1,1, है ना, ये हमारा 1,2, ये है 1,3। तो इसकी जो पोजीशन है ना, आई और जे की वैल्यू है, आप -1 की पावर आई प्लस जे करो, तो यहाँ पे मैंने 1 + 1 किया, और फिर ये वाली रो और ये वाली कॉलम छोड़ के बाकी जो पोर्शन बचा उसका डिटर्मिनेंट लिख देंगे, तो हमारे पास ये वाला ब्लॉक अभी बचेगा। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर ऐसे लिख दूंगी ई एफ ए बी सी डी ई एफ जी, यहाँ पर एच आई, तो एच आई, क्लियर। फिर उसके बाद बी प्लस, अब बी सेकेंड एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट की पोजीशन क्या है 1 और 2, तो इसके साथ मल्टीप्लाई में -1 की पावर 1 + 2, और अब इसकी रो और इसकी कॉलम को छोड़ दो, तो आपके पास कौन सा बचेगा, ये डी और जी, एफ और आई, एंड प्लस सी -1 की पावर 1 + 3, एंड देन ये वाला ब्लॉक डी जी ई एच, है ना। इस तरह से हम निकालते हैं। ये तो मैंने फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग बताया, आप फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग निकालोगे तो वही ए, फिर डी की पोजीशन यहाँ आ जाएगी, और फिर डी की जो रो होगी कॉलम होगी वो छोड़ देंगे, बाकी सबका डिटर्मिनेंट। इस तरह से हमारा डिटर्मिनेंट निकलता है। अब ये जो चीज आ रही है ना साथ में, ये वाली, इनको हम लोग बोलते हैं कोफैक्टर्स। एक होता है माइनर्स और एक होता है कोफैक्टर्स। तो माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। देखो माइनर्स क्या होते हैं, माइनर्स ये होता है कि उस रो और उस कॉलम को छोड़ के बाकी जो पोर्शन बच गया उसका डिटर्मिनेंट निकाल दो। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि ये जो मैंने ई एफ एच आई, ये मेरा एक माइनर है। सिमिलरली ये जो डी एफ जी आई, ये भी मेरा एक माइनर है, और ये डी जी ई एच माइनर है ना। ये वाला किसका माइनर है, ए का, मतलब कि ये वाली जो 1,1 वाली पोजीशन थी, तो मैं इसको M11 लिख देती हूँ। ये है M12 और ये है M13, ओके। बट कोफैक्टर्स में क्या होता है, ये जो पोजीशन है उसके साथ -1 की पावर आई प्लस जे भी आ जाता है।
तो अगर मैं लिखूँ तो इसको मैं कैपिटल ए से लिख देती हूँ 1 1 इज इक्वल टू -1 की पावर 1 + 1 और m1 1। सेम चीज आएगी बट साथ में ये -1 वाला फैक्टर भी आएगा, a12 -1 की पावर 1 + 2 और इसी तरह से a13 एंड सो ऑन। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन 3 का ही निकाल रही हूँ और सबका भी आप ऐसे ही निकालोगे। m1 ओके, ये हमारे कोफैक्टर्स आ गए। ओके, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे क्या आया है, ये वाला जो एलिमेंट है वो मेरा 1 1 वाली पोजीशन पे था, तो ये a11 इंटू कैपिटल A11 प्लस a12 प्लस a13 क्लियर। तो अगर आप डिटर्मिनेंट निकालोगे तो आप ऐसे भी लिख सकते हो इन द फॉर्म ऑफ कोफैक्टर्स कि कोई भी एलिमेंट लो, या तो रो के अकॉर्डिंग लो या कॉलम के अकॉर्डिंग लो, उसके साथ में उसके कोफैक्टर्स की मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो हमारा क्या आ जाता है, डिटर्मिनेंट आ जाता है। क्लियर। तो अगर हम देखो ये फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग लिखा मैंने, फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग लिखें तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू a11, मतलब ये मेरा a11 है, ये a21 है, ये a31 है, तो 1 1 2 1 a21 a31 a31 एंड सो ऑन। और अगर आपने ये वाला एलिमेंट यहाँ वाला और यहाँ नहीं लिखा, कोई भी चेंज कर दिया, तो फिर आपका डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। क्लियर। तो अगर आप सेम से मल्टीप्लाई कर रहे हो, एक ही रो या एक ही कॉलम में चल रहे हो, तो आपका डिटर्मिनेंट आ जाएगा, अदरवाइज वो 0 आने वाला है। अब ये चीज मैं आपको क्यों बता रही हूँ, है ना, ये भी देखना अभी। चलो तो आई थिंक सबको पता लग गया होगा कि अगर हम उसी रो या उसी कॉलम में कोफैक्टर्स की मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिटर्मिनेंट आ जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट आती है एडजॉइंट मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ ए, तो ये बेसिकली क्या होता है एडजॉइंट ऑफ ए, ये देखते हैं अभी। हाँ, तो अगर मैंने आपको कोई भी मैट्रिक्स दी तो आप क्या करो, उसके सारे के सारे कोफैक्टर्स निकालो, वो उस मैट्रिक्स में उसी पोजीशन पे लिख दो जिसके वो कोफैक्टर्स हैं, और फिर आप उसका ट्रांसपोज कर दो। तो फॉर एग्जांपल अभी जैसे मैंने a11 निकाला, तो मान लो मेरी ये मैट्रिक्स है a11 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, ये मेरी ए मैट्रिक्स है। अब मैंने क्या किया, इसके सारे के सारे कोफैक्टर्स निकाल लिए। जैसे इसका कोफैक्टर कैपिटल A11 आएगा, तो मैंने क्या किया, अब उनको उनकी पोजीशन पे लिख दिया। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33। क्लियर। और आप इसका कर दो ट्रांसपोज, उसको बोलते हैं एडजॉइंट मैट्रिक्स। ये हमारी क्या आई, एडजॉइंट ऑफ ए, ऐसे लिखा जाएगा इसको, एडजॉइंट ऑफ ए। तो इसका ट्रांसपोज बेसिकली क्या आएगा, A11 A12 A13 A21 A22 23 31 32 33। क्लियर। ये हमारी होती है एडजॉइंट। ये मैंने 3x3 मैट्रिक्स के लिए बताया, 2x2 का भी सेम है, और आगे जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे उनके लिए भी सेम है। ओके, तो ये हमारी होती है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। अब देखो इससे ना हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकाल सकते हैं, ये भी थोड़ी देखने वाली बात है। तो चलो ट्राई करते हैं। तो हम एक काम करके देखते हैं अभी कि हम क्या करेंगे, ए मैट्रिक्स की एडजॉइंट ऑफ ए के साथ मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो देखिए ए कैपिटल ए, ये वाली मैट्रिक्स, और एडजॉइंट ऑफ ए, तो ये हमारा क्या आएगा, देखो ध्यान से कि अगर मैं मैट्रिक्स लिखूं
फर्स्ट एलिमेंट क्या आने वाला है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, है ना, फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम के साथ। तो ये आएगा A11, कैपिटल A11, 12 उसके कोफैक्टर, एंड देन A13, A13। अगर आपको पता है कि ये वैल्यू क्या आएगी तो आप लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट, फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ, तो A11, A121, A12, A22, A13, A23, एंड सिमिलरली थर्ड वन कि इसके मल्टीप्लाई इसके साथ। क्लियर? अभी देखो, मैंने अभी अभी आपको बताया था कि अगर आप ये फर्स्ट रो के एलिमेंट लो और फर्स्ट ही रो के कोफैक्टर्स लो, मल्टीप्लाई करोगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आएगा। तो ये हमारी वैल्यू क्या आई, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और अगर आप फर्स्ट रो के मतलब अगर आप सेकंड रो के कोफैक्टर्स ले रहे हो और किसी के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 0 आएगा। सिमिलरली फॉर द थर्ड वन, कि थर्ड की भी हम ऐसा नहीं है, फर्स्ट रो के अगर आप थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो भी 0 आएगा बाय द प्रॉपर्टी ऑफ कोफैक्टर्स। नेक्स्ट, अगर आप इसके मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो ये तो हमारा हो गया सेकंड रो, बट ये हमारी फर्स्ट रो है कोफैक्टर्स की, क्योंकि मैंने ट्रांसपोज किया है ना, तो ये हमारी फर्स्ट रो है, तो ये भी हमें 0 देगी क्योंकि सेकंड रो और ये फर्स्ट रो। अगर हम सेकंड रो लेंगे और सेकंड ही कॉलम लेंगे तो हमें वापिस से डिटर्मिनेंट ऑफ ए मिलेगा, एंड ये हमारा 0 एंड देन 0 0 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्लियर? तो अगर हम इसको अच्छे से लिखें तो ये हमारी क्या बनी है, ये हमारे बनी डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 0, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 0 डिटर्मिनेंट। क्लियर? तो ये हमारी ये है। और आपको पता है, ध्यान से देखो कि आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए को कॉमन ले सकते हो पूरी मैट्रिक्स से। ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1, बेसिकली आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, है ना। तो यहाँ से मुझे पता चला कि अगर मैं कोई भी मैट्रिक्स लूँ, क्योंकि मैंने कोई एलिमेंट नहीं पता इसके, मैंने सिर्फ उनकी इंडिसेस देखी है, तो कोई भी मैट्रिक्स लें उसके एडजॉइंट ऑफ ए के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमेशा क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स, और जिस ऑर्डर की वो मैट्रिक्स है उसी ऑर्डर की आइडेंटिटी प्रोडक्ट में। ओके, इसी तरह से सेम थिंग, अगर मैं एडजॉइंट ऑफ ए को पहले लिखूं मल्टीप्लिकेशन में और इसकी ए से मल्टीप्लाई करूं तो भी सेम रिजल्ट आने वाला है। ये आपके लिए होमवर्क है, तो ये आप कर सकते हैं और सेम ही आंसर आएगा, दैट इज एडजॉइंट ऑफ ए, कि अगर हम ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी यही आंसर आने वाला है। ओके, तो यहाँ से मुझे एक चीज पता चली कि अगर मैं कोई भी एक मैट्रिक्स है उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करूं या फिर एडजॉइंट की उस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स इनटू आइडेंटिटी। तो ये आपकी बुक में थ्योरम नंबर 1 है, उसमें प्रूफ नहीं दिया गया है, इसलिए मैंने आपको इसको अच्छे से करवाया कि आप समझ आए कि वो कैसे आया है। क्योंकि अभी जो थ्योरम नंबर 2 है ना, उसमें क्या होगा, इस रिजल्ट का यूज होगा। तो आप अच्छे से देखो इसको और ये वाली चीज आप खुद कंप्यूट करो जैसे मैंने अभी किया है, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। क्लियर? तो ये हमारा एक रिजल्ट हो गया है कि ये कैसे आता है। उसके बाद अभी जो सेकंड थ्योरम है उसमें इस रिजल्ट का यूज होगा, वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको इस थ्योरम या फिर इस लेक्चर से रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में या फिर टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हैं, और कोई भी दिक्कत हो तो वो भी बता सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि पूरे मैथ से रिगार्डिंग कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।